A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं नियमित रूप से वो सभी खास फैक्ट्स इतिहास से जुड़े जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक होते हैं. एंड अलोंग विद दिस हम आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं वीडियोस के अंत में कुछ बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी. और क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आज के ही हिस्टोरिक फैक्ट पे बेस्ड होने वाले हैं तो आप इनके आंसर्स देने का जरूर प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स निरंतर हमारे साथ शेयर करते रहिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इनके प्रैक्टिस से भी आपको बहुत हेल्प प्राप्त होगी इन सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं में. तो आइए अब शुरू करते हैं 11 अगस्त अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक फैक्ट्स की. द वेरी फर्स्ट वन हियर इज एसोसिएटेड विद 1908 अर्थात 1908 का है ये फैक्ट. व्हेन यंग रेवोल्यूशनरी खुदीराम बोस वाज हैंग्ड अर्थात आज के दिन युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी. On 11th August 1908, one of India's youngest revolutionary freedom fighters, Khudiram Bose, was hanged to death by the British government. उस समय उनकी आयु केवल 18 वर्ष की थी और उनका संबंध था बंगाल प्रेसिडेंसी से. He, along with his associate Praful Chakki, decided to murder magistrate of Muzaffarpur in Bihar, whose name was Kingsford. इस तरह का डिसीजन लिया गया इन यंग रेवोल्यूशनरी लीडर्स के द्वारा क्योंकि किंग्सफोर्ड एक बेहद अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेटर था. He was known to be pronouncing harsh sentences even for small offenses. इसी कारण उसके प्रति भारतीय जनता में प्रतिशोध की भावना थी और रेवोल्यूशनरीज अपने देशवासियों के खिलाफ हो रही क्रूरता के खिलाफ एक स्टेप लेना चाहते थे. इसी कारण उन्होंने ये हत्याकांड का प्लान किया और उसके बाद they decided to bomb the carriage in which Kingsford was traveling. 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस यूरोपियन क्लब के बाहर किंग्सफोर्ड के आने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उन्हें कैरेज नजर आई तो उन्होंने उस पे बॉम्ब फेंक दिया. कैरेज में सभी पैसेंजर्स की इसके कारण मृत्यु हो गई. परंतु यहाँ एक आयरॉनिकल एक्सीडेंट ये हुआ कि that day the carriage was not occupied by Kingsford but by wife and daughter of another man who was a barrister and who was Pringle Kennedy. बॉम्ब फेंकने के पश्चात खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की वहां से एस्केप हो गए. कई किलोमीटरों तक पुलिस से बच के भागने में कामयाब रहने के बाद वह वाइनी स्टेशन पे आके रुके, लेकिन अब तक इस बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज सभी में बुरी तरह फैल चुकी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स मान लिए गए थे. इसी कारण जैसे ही पुलिस कांस्टेबल्स ने वाइनी स्टेशन पे खुदीराम बोस को देखा तो उन्होंने इमीडिएटली उसे गिरफ्तार कर लिया. यही कारण है कि आज वाइनी स्टेशन, द स्पॉट एट विच दिस यंग रेवोल्यूशनरी वाज अरेस्टेड, हैज बीन रीनेम्ड इन हिज ऑनर एंड इट इज नाउ खुदीराम बोस पूसा स्टेशन. रहा सवाल प्रफुल्ल चक्की का तो वह भी काफी समय तक पुलिस से बचे, लेकिन इवेंचुअली ही वाज ट्रैप्ड बाय द पुलिस. उन्होंने स्वयं ही खुद को गोली मार ली क्योंकि वह नहीं चाहते थे किसी भी प्रकार पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सके. Later, Khudiram Bose was given a death sentence on 11th August और इसी दुख में the entire population of Calcutta almost erupted in protest against his hanging. आज भी इनका नाम देश के प्रति बलिदान देने वाले फ्रीडम फाइटर्स में से स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है. With this, now let's see which is the other fact here. This is associated with 1961. Dadra and Nagar Haveli was given the Union Territory status. अर्थात आज के दिन दादरा और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था. The Portuguese had taken over the control of Dadra and Nagar Haveli in June 1783 as per a friendship treaty administered on December 1779
as a compensation towards damage to a Portuguese warship by the Maratha Navy. परंतु बाद में 1785 में पोर्चुगीज ने दादरा को खरीद लिया था. Under Portuguese administration, Dadra and Nagar Haveli were parts of Daman district of the Portuguese state in India. The two territories were part of a single municipality called Nagar Haveli, with its headquarters in Dadra till 1885, जिसके पश्चात headquarters shift होके सिलवासा में बस गए थे. Following Indian independence in 1947, ये areas पूरे तरीके से सोवरेन टेरिटरी से सराउंडेड थे दैट नाउ बिलोंग्ड टू इंडिया. इसी कारण ये एक इनक्लेव बन के रह गए थे. 22 जुलाई 1954 को प्रो इंडिया फोर्सेस ने दादरा में स्थित मेन पुलिस स्टेशन का कंट्रोल प्राप्त किया एंड अ बॉडी known as वरिष्ठ पंचायत of Free Dadra and Nagar Haveli was created to administer the territory. जून 1961 में दिस वरिष्ठ पंचायत ऑफ फ्री दादरा एंड नागर हवेली ने वोट किया फॉर एक्सेशन टू इंडियन टेरिटरी and an Indian civil servant K.G. Badlani assumed the title of Prime Minister of Free Dadra and Nagar Haveli on 11th August 1961 in order to formally sign an instrument of accession allowing annexation by India to take place smoothly. The Free Dadra and Nagar Haveli was annexed by India on 11th August 1961 by virtue of the 10th Amendment of the Constitution of India, becoming the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli. और पोर्चुगीज ने फॉर्मली इंडियन सोवरेनिटी को इस एरिया में रिकॉग्नाइज किया इन दिसंबर 1974 following the Carnation Revolution. The administrative headquarters of Dadra and Nagar Haveli are situated in Silvassa. और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट. दिस इज एसोसिएटेड विद 2000 अर्थात वर्ष 2000 से when famous गांधीयन उषा मेहता had passed away अर्थात आज के दिन प्रसिद्ध गांधीवादी उषा मेहता का निधन हुआ था. उषा मेहता एक गांधीयन फॉलोअर और भारत की फ्रीडम फाइटर थी. उनका संबंध सरस गांव से था जो कि सूरत के समीप गुजरात में स्थित है और उन्होंने भारत की आज़ादी के स्ट्रगल में एक बहुत ही कम आयु से भाग लेना शुरू कर दिया था. Only at the age of 8 years in 1928 she had participated in the Simon Commission protest. वह गांधी जी के फिलॉसफी से बेहद प्रभावित थी and always promoted सत्याग्रह and खादी. On 14th August 1942, she, along with some of her close associates, began the Secret Congress Radio, एक ऐसा clandestine या secretive radio station which functioned from different locations across Bombay. इसका उद्देश्य था कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन करना, उनके बीच स्मूथ कम्युनिकेशन लाइन स्थापित कर पाना so that they can coordinate their activities from one region to another. It went on air on 27th August. Dr. Ram Manohar Lohia, Achyut Rao Patwardhan and पुरुषोत्तम त्रिकमदास जैसे नेताओं ने भी सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की सहायता करी. रेडियो ने पूरे भारत में हुए गांधी जी और अन्य प्रमुख नेताओं के संदेशों को रिकॉर्ड किया. Even after India's independence, Usha Mehta continued to be socially active, particularly in spreading Gandhian thought and philosophy. She was elected as the president of Gandhi Smarak Nidhi, जिसकी स्थापना 1948 में कांग्रेस के द्वारा की गई थी, and which was a trust dedicated to preservation of Gandhian heritage. She in fact wrote many articles, books and essays in English as well as Gujarati, जो कि उनकी मदर टंग थी. वर्ष 1998 में she received the Padma Vibhushan Award, which is the second highest civilian award of the Indian Republic only after Bharat Ratna. और अब इसके साथ let's have a look at the next fact which is associated with 2007 अर्थात 2007 when Muhammad Hamid Ansari assumed office as the Indian Vice President अर्थात मुहम्मद हामिद अंसारी ने भारतीय उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था. He is an Indian politician and retired foreign service officer who was the 12th chairman of Rajya Sabha और क्योंकि the Vice President of India
functions as the ex officio chairman of Rajya Sabha, that is the upper house of Indian Parliament. तो हम कह सकते हैं कि वह भारत के 12वें वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किए गए थे फ्रॉम 2007 टू 2017। इस 10 साल के पीरियड के अंतर्गत उन्होंने 2 सेपरेट टेन्योर संभाले थे इन दिस पोस्ट। In a diplomatic career that was around 38 years long, he served as Indian ambassador not only to Australia, Afghanistan, but also to countries like Iran and Saudi Arabia. In fact, उन्होंने सर्व किया था as the permanent representative of India to the United Nations between 1993 and 1995. He was appointed as the Vice Chancellor of Aligarh Muslim University from 2000 to 2002 और बाद में वह National Commission for Minorities के चेयरमैन भी रहे from 2006 to 2007. At the end of his first year term as the Vice President, he was again re-elected for a second term. This happened in 2012. He was sworn in this time by the then Indian President Pranab Mukherjee. उन्हें 2002 में गुजरात राज्य में सांप्रदायिक दंगों की पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है और बाद में उन्होंने 1984 के दंगा पीड़ितों और अन्य सभी वायलेंस विक्टिम्स के लिए राहत और रिहैबिलिटेशन प्रयासों की पूरी समीक्षा के लिए भी जोर दिया था। He was the chairman of a working group on confidence building measures across segments of society in the state, established by Second Roundtable Conference of the Prime Minister on Jammu and Kashmir in 2006, and the report of the working group was adopted by the Third Roundtable Conference in 2007. अगर बात करें इनके द्वारा लिखी गई एक फेमस किताब की तो आप नाम याद रखिए, इट इज Traveling Through Conflict Essays on the Politics of West Asia, that was published in 2008, जहां इन्होंने एक मेमोir describe किया है of all his experiences as a foreign diplomat across various countries in the West Asian region. और अब इसके साथ चल के देखते हैं which questions do we need to solve today. The very first one here is, who had planned to throw a bomb on the carriage of magistrate of Muzaffarpur named Kingsford? अर्थात मुजफ्फरपुर के मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे बॉम्ब फेंकने की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शंस हैं ए भगत सिंह, बी खुदीराम बोस, सी सुखदेव और वाज इट डी राजगुरु? आज का दूसरा प्रश्न है के जी बदलानी had headed which of the following as its prime minister for one day? अर्थात एक दिन के ड्यूरेशन के लिए के जी बदलानी ने निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व एक प्रधानमंत्री के रूप में किया था? ऑप्शंस हैं ए पौंडीचेरी जो अब है पुदुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान और इज इट डी दादरा एंड नागर हवेली? आज का तीसरा प्रश्न है हु हैड एस्टैब्लिश्ड द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो? अर्थात सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है ए उषा मेहता, बी अरुणा आसफ अली, सी सरोजनी नायडू और इज इट डी सुचेता कृपलानी? द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हेन वाज द गांधी स्मारक निधि एस्टैब्लिश्ड? अर्थात गांधी स्मारक निधि की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं ए 1946, बी 1947, सी 1948 और इज इट डी 1949? आज का फिफ्थ क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रैवलिंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट एसेज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया? अर्थात इस पुस्तक के लेखक का नाम आप हमें बताइए। ऑप्शंस हैं ए जाकिर हुसैन, बी मोहम्मद हामिद अंसारी, सी वी विगिरी और इज इट डी बी डी जती? आज का सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है हु हैड बिकम द 12th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अर्थात भारत के 12वें उपराष्ट्रपति कौन बने थे? ऑप्शंस हैं ए कृष्णकांत, बी के आर नारायणन, सी हामिद अंसारी या फिर ये होगा डी वेंकैया नायडू? और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी देते रहिए हमें कॉन्टिन्यूअसली। एंड नाउ हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।